भारतीय है और एक गाना गाया है मैंने उसमें, नैना लागे। जी म्यूज़िक से मूवी है, आई होप आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। राज प्रकाश ने म्यूज़िक किया है और गाना सीरियसली बहुत अच्छा है, मतलब आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। इट्स रियली नाइस सॉन्ग, आई होप इट विल गेट ग्रेट सक्सेस। थैंक्स। कैसा अनुभव रहा गाने का? गाना बहुत अच्छा है, बहुत मेलोडियस सॉन्ग है, सबको बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। और गाने के दो बोल मतलब जो है वो नैना लागे, नैना लागे जब से तो से रास कुछ ना आए रे, रोम रोम में तू ही सजना और कुछ ना भाए रे, गुदगुदाए तेरी बतियाँ मन ही मन मुस्काऊं, चल पड़ा कैसा ये। हेलो, मैं म्यूज़िक कंपोज़र राज प्रकाश बोल रहा हूँ। इस फिल्म में एक रोमांटिक सूफी सॉन्ग है जो शान जी ने गाया है, मधुश्री जी ने गाया है और दूसरे हमारे सिंगर है विक्रांत भारती। 3 सिंगरों ने गाया है और म्यूज़िक इसका आ रहा है ZTV पे। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक हुआ है एंड होपफुली ये गाना ब्लॉकबस्टर होगा, नो डाउट। और इस फिल्म के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये मूवी 4 अगस्त को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सो मच। मुझे जब सीमा जी ने स्टोरी सुनाई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इसमें बहुत ह्यूमर है, साथ ही साथ उसमें एक बड़ी बात है कि कुछ समाज सुधार की कुछ बात है कि हम लोगों को कौन से काम में आजकल हाथ बटाना चाहिए जिससे कि स्वच्छ भारत बने, वो भी इसमें एक एंगल है। तो वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्टिस्ट इसमें सब सुलझे हुए हैं, पॉलिश्ड हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेंगे। ओमपुरी जी को हम बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे प्यारे इंसान। तो पूरा जो परिवार है इस फिल्म का, उसको हम यही कहेंगे कि ओमपुरी जी की पूरी छत्र छाया के अंदर हम लोगों ने काम किया। इसके अलावा अनु कपूर जी भी हाँ, सब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मजे हुए आर्टिस्ट हैं। जो जो जिसे रोल मिला है वो बहुत सुंदर मिला और सब ने कमाल किया। और आगे चल के कौन सा प्रोड्यूस कर रहे हैं? अभी एक फिल्म मैं सितंबर में शुरू कर रहा हूँ जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हैं और एक नई लड़की है जो उनकी बेटी बनेगी। तो वो फिल्म शुरू हो जाएगी सितंबर में। उसको मधुरा जसराज डायरेक्ट कर रही हैं, जो पंडित जसराज जी की वाइफ है और वी शांताराम जी की बेटी। थैंक यू। इस फिल्म का सब्जेक्ट है, मॉलियर का एक प्ले है बुर्जुआ जेंटलमैन, उससे प्रेरित होकर ये फिल्म की है। इसमें एक गरीब आदमी कबाड़ी है जो अमीर बन जाता है, उसकी कहानी और उसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी कहानी है। भाई कबाड़ी में तो अनु भाई हैं, अनु कपूर जी हैं, उनकी जो वाइफ बनी है जो रैग पिकर हैं वो सारिका जी हैं और सारिका जी के जो भाई बने हैं मदारी हैं वो विनय पाठक जी हैं और जो हीरोइन है उसके फादर बने हैं ब्रजेंद्र काला जी और पूरी साहब इसमें सूत्रधार हैं। Actually, the screenplay of Mr. Kabadi was so, inspiring and so good. It was having a comedy with a very powerful message. जैसे ये स्वच्छ भारत के बारे में भी बात करता है और ये आपका क्लास स्ट्रगल, जैसे क्लास स्ट्रगल को बहुत ही फ़नी वे में और बहुत अच्छी तरह से सीमा जी ने बहुत बढ़िया से दिखाया है कि कैसे एक लोअर क्लास का आदमी पैसे वाला बन जाता है लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो जो उसमें फ़न है और साथ साथ में उसमें एक दर्द भी है कि वो उसको लगता है कि अरे भाई मेरे पास पैसा तो आ गया लेकिन इज्जत नहीं मिल रही है। तो उसको बड़े अच्छे से उसको दिखाया है और हमारे जितने भी इस फिल्म में जो आर्टिस्ट हैं वो दे ऑल आर, आई कैन से दे आर हीरो ऑफ एक्टिंग। इट स्टार्ट्स विद ओमपुरी साहब, फिर अनु कपूर जी, सब ने इन्होंने अपने विनय पाठक जी, सारिका जी और ब्रजेंद्र काला, सब ने बहुत ही अच्छा काम इसमें किया है
और सारिका जी का तो एक इसमें एक ऐसा शॉट था कि वो रैक पिकर है, तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। वो सीमा जी बोल रही थी अरे सारिका जी रुक जाओ, वो पूरा वो कीचड़ में, सुअर में, सब में घुस गई और इतना ज़बरदस्त उन्होंने वो सीन किया। उसके बाद 2 दिन बीमार हो गई। तो कुल मिला के बड़ी अच्छी ये मेहनत से ये पिक्चर बनी है और पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक्टिंग भी नहीं बल्कि वो बोलते थे, शुरू से बोलते थे मैं इस फिल्म का लाइन प्रोड्यूसर हूँ। इतना इन्वॉल्वमेंट पुरी साहब का इस फिल्म में रहा। तो अनफॉर्चुनेटली पुरी साहब हमको छोड़ के चले गए एंड वी मिस हिम लाइक एनीथिंग। पर उनकी हम ये मानते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं और वो जहाँ भी है वो हमको पूरी दुआएं दे रहे हैं। उनका वृहद हस्त हमारे सर पे रहता है, ऐसा हम मानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सब्जेक्ट है इस फिल्म पर, किस तरह किरदार निभा रहे इस फिल्म में आप? इस फिल्म का सब्जेक्ट है कि पहले कैसे जो अब कबाड़ी की जो फैमिली होती है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट हाउ दे गेट, उनको लॉटरी लगती है, वो रिच हो जाते हैं। तो उनका मैनरिज्म्स तो वही रहते हैं जो मतलब आके भी सोसाइटी, हाई सोसाइटी में आके भी। सो हाउ दिस गर्ल फॉल्स इन लव विद देयर सन and everything goes that way. So What kind of role you are playing in the film? I am playing In a way, you can say I'm playing the lead in the film because I'm playing Rajithan Kalaji's daughter. So yeah, she's the one who falls with the guy. And how was the working experience with all this cast? I mean, all the veterans. Amazing. I think ओमपुरी जी के साथ इतना टाइम जो बिताया वो इतना स्पेशल टाइम था। आई थिंक मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो। अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस टुडे, बट जब भी हम देखते हैं या कुछ भी होता है, वी मिस हिम सो मच, आई कैन टेल यू। हाँ, मतलब काफ़ी बातें हुई हैं और इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। मतलब इतने ढेर सारे मोमेंट्स मैं एकदम से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत सारे। वो हमेशा इतने ज़्यादा, वी एक्चुअली हैड अ डिनर विद हिम वंस, सबके साथ पूरी टीम ने बैठ के इकट्ठे डिनर किया था एंड ही वाज लाइक कि यू नो दिस इज द डिनर फ्रॉम माय साइड एंड इट वाज सो गुड, आई कैन टेल यू, टॉकिंग एंड हैविंग फन ऑल द टाइम और सबके साथ हंसी खेलते रहते। सबके साथ मैंने एक्चुअली जो ज़्यादा शूट किया था वो जब मैं सेट पे थी, ओमपुरी जी एंड अनु कपूर जी एंड विजेंद्र काला जी थे। सो सबके साथ ही बहुत ही अच्छा। अनु सर इज सो गुड दैट आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है एक्टिंग वाइज भी, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो सो नाइस दैट ही कीप टेलिंग यू कि ऐसा करो, यू नो, डू दिस डू दैट। सो ही इज वेरी सपोर्टिव इन दैट। सीमा का मैम इज द बेस्ट, आई थिंक शी इज सो गुड। उनके साथ काम करना इतनी रिलैक्स्ड और इतनी कूलली काम कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सीन होगा। सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सीमा जी ने जो मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी, स्टोरी सुनाई थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी,
और मैंने आधी स्टोरी सुनने के बाद उनको कहा था कि मैं ये फिल्म बना लूँ, और प्रॉमिस करके फिर मैंने बाकी सुनी थी इनकी कहानी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस फिल्म को हम अंजाम दे सके हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज आपके सामने इसका ट्रेलर दिखाएंगे। फिल्म भी हमारी तैयार है, 4 अगस्त को हम सारी दुनिया को दिखा देंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओम पुरी जी का, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपना समझ के काम किया, और अपना समझना ही था क्योंकि उनकी पत्नी इसको डायरेक्ट कर रही थी, तो उनका पूरी तरह से मन इसमें लगा हुआ था। वो चाहते थे कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत बने और कहीं भी इसमें कोई तकलीफ ना आए। मुझे कई बार तो वो मेरे घर आ जाते थे कि भाई देखो कोई भी सीमा को किसी का फ़ोन नहीं जाना चाहिए, तो ये मुश्किल हुई, ये मुश्किल। मैंने कहा उनको फ़ोन नहीं जाएगा कोई, जो फ़ोन आएंगे सब मुझे आएंगे। और हमने कोई किसी तरह की इस फिल्म में मुश्किलात नहीं आने दी, बहुत प्यार से। और फिर साथ में हमारे अनु कपूर जी, वो इनके भाई, तो हर तरफ से इस फिल्म में हमको सपोर्ट जो है वो बिल्कुल घर जैसा मिला। रंजीत भाई साहब भी इसमें आ गए हमारा साथ देने के लिए। उन्होंने इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको बड़े खूबसूरत ढंग से अपने एक्सपीरियंस से उसको बनाया है, पेश किया है, जिससे कि इस फिल्म में एक उभार जो है बहुत खूबसूरत आ गया है। उभर के आ गई ये फिल्म, और वो हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक से आती है, जो इन्होंने करके दिखाया है। वो तो बहुत मुश्किल गाना है, बड़ी मुश्किल से गा पाया था, डबिंग करी थी उसकी। वो थोड़ी ऐसे एक बार में निकलेगा, बहुत मुश्किल गाना मुझे दिया। लेकिन मैं आपको एक अभी हाल ही में मैंने 2 पंक्तियां कंपोज की हैं एक भजन की, वो मैं आपको सुना। 2 ही लाइन है। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। बहुत कम है, इसलिए कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने बोल ही दिया इसके मुताबिक। मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए हम लोग। Thank you, Mr. Anup Jalota. Next our guest. तालियां एक बार कंटिन्यूस रखिए, बहुत सबके गेस्ट हैं और सब अपने ही हैं। थैंक यू मैम। मैं चाहूंगी अब आप फेलिसिटेट कीजिए दिव्या दत्ता जी को, द वेरी वेरी प्रिटी दिव्या दत्ता। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्या जी। And Divya ji, you have a very very lovely smile. And after that, calling someone who's not only very talented, very good looking, very handsome. So let me have a pleasure to call Mr. Talat Aziz. Thank you. And next I would like to call Mr. Bachendra Kala. Mr. Ranjit Kapoor. जोरदार तालियों के साथ। A very pretty heroine of our film. Please once again big round of applause for Kashish. Thank you so much.
लाइट तू क्यों नहीं लाइट दिया? लाइट मेन टाइम पे तेरा वेरी नाइस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे वाह, पूरी कास्ट है। सर सामने देखिए, गुप्ता जी आगे देखिए। मधु जी को बुलाएंगे। ये ऑफर मेरे पास आया तो मेरे पास सोचने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं थी कि मुझे मालूम नहीं कि मैं अच्छा एक्टर हूँ कि घटिया एक्टर हूँ, अच्छा कलाकार हूँ कि घटिया कलाकार हूँ, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि और कुछ नहीं तो अच्छा भाई और अच्छा बेटा और पिता हो जाऊं। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वो हो गया और घटिया एक्टर भी हुआ, घटिया कलाकार भी हुआ तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे एक्टर बहुत सारे अच्छे हैं। अच्छा भाई होना बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत हुनर का काम है बनिस्बत एक अच्छे कलाकार के, अच्छे सिंगर के होना। बस यही फोकल पॉइंट था इस फिल्म को करने का। मुझे मालूम है कि इस फिल्म में सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया है, मेरी बहन ने किया है, और उसके बाद अगर किसी ने किया, एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ। फिल्म देखता नहीं हूँ मैं, ये है पक्का बात। मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, ना आपकी ना अपनी। मुझे घबराहट होती है देखने के अंदर। इस 44 साल के तजुर्बे के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना बदसूरत चेहरा मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन होता है कॉम्प्लेक्स लोगों को अंदर। मेरे अंदर अभी भी कॉम्प्लेक्स है, 62 साल की उम्र में चल रहा हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स है। तो मैं अपनी फिल्म हो, पराई हो, किसी की फिल्म देखता नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमारी बहन के ऊपर जो विश्वास किया, उसकी क्रिएटिविटी पे विश्वास किया, उसके पोटेंशियल पे विश्वास किया। उसने इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी, लेकिन इत्तेफाक से वो फिल्म बिल्कुल दूसरे नेचर की थी, दूसरे जॉनर की थी। अप्रिसिएशन, क्रिटिकल एक्लेम बहुत मिला, परंतु वो सामने नहीं आ पाई। बहुत अच्छा काम था। मैं तो 2 फ्रेम देख के समझ जाता हूँ कि डायरेक्टर की औकात क्या है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे अनूप भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तलत भाई। ये भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे दिल में बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। अनूप भाई बहुत बहुत आभारी हूँ, मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने सीमा कपूर जो मेरी बहन है, मैं चाहता हूँ कि वो इतना नाम रोशन करे कि कल उसे कहा जाए कि भाई ये जो है सीमा के भाई हैं। तब बात होती है। आज भी झालावाड़ जैसी छोटी जगह में, जहाँ इत्तेफाक से मेरे फादर पैदा हुए थे पेशावर में और सुपुर्द आतिश किए गए झालावाड़ में, मदर पैदा हुई थी कलिंगपोंग में, सुपुर्द आतिश हुई झालावाड़ में। आप देखिए कहाँ पैदा हुए और कहाँ जाके समापन हुआ जीवन का। आज भी झालावाड़ में लोग हमें कहते हैं ये दीदी के बच्चे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं बेटा कि तुम्हारी इसमें ये कि अगर मुझे कोई देखे तो तुम्हारे नाम से पहचाने, साहब ये आप जानते सीमा कपूर का भाई है। ये मैं कभी भूल नहीं पाया इस फिल्म को करते वक्त कि मैं एक अनूप भाई, हमेशा से अनूप भाई बोला है आपको मैंने, तलत भाई बोला है। पीठ पीछे भी मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तलत अजीज का फ़ोन आया था, तलत भाई का फ़ोन आया था। ये रस्म व रवायत जो है, ये तहजीब जो अखलाक है, ये माँ दे के गई है
जिसको मुंह के ऊपर बोलना है, अगर माँ बहन भी करनी है तो मुंह पे करेंगे, और इज्जत देनी है तो वो भी मुंह के ऊपर करेंगे, पीठ पीछे भी वैसे ही करेंगे। तो मैं कभी भी ये भूल नहीं पाया कि ये फिल्म मेरी बहन बना रही है। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं था। मैं जितना कर सकता था उतना किया। मुझे ये भी मालूम पड़ा है, मेरी पत्नी ने शायद ये फिल्म देखी, उसने कहा सबसे अच्छा काम इस फिल्म में अगर किसी का है तो दीदी के बाद, सीमा के बाद वो विनय पाठक का काम है। इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है विनय पाठक ने। मुझसे नहीं हो पाया, मैं समझ नहीं पाया, डेट्स की प्रॉब्लम थी। मैं बहुत शायद उम्र के इस दौर पे पहुंच गया हूँ जहाँ सब कुछ मुझे बहुत बहुत परफेक्ट सब कुछ चाहिए। सो अगर मेरे काम में ऊंच नीच लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा आप, उम्र का तकाजा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा खराब काम किया हो। यहाँ पे मेरे बड़े भ्राता बैठे हुए हैं जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए कि मैं इस शहर के अंदर आके जो भी मैं पनपा पला बढ़ा हूँ वो श्री रंजीत कपूर की वजह से हूँ, वरना मैं इस नगरी में कभी आ ही नहीं पाता हूँ। उनसे मैंने बहुत सीखा है, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि जो कुछ मेरे पास है उसमें उनके दिए फल नहीं है, उनके दिए हुए बीज हैं। उन बीजों को मैंने सही कल्टीवेट करके एक बड़ा दरख्त बना दिया है, और वो दरख्त जो है अपनी तरह का ओरिजिनल हो गया है। लेकिन बीज काका जी आपके दिए हुए हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मैंने आपसे फल नहीं लिया है। एक एक बात जो मेरे ब्रदर ने कभी, आज से तकरीबन आप समझ लीजिए 35 साल पहले चंडीगढ़ के एक मैदान से गुजरते हुए मैंने मेरे भाई से पूछा कि ये एक ये किताब है, यूलिसिस उसका नाम है, और समझ ही नहीं पाया काका जी। मुझे समझ में ही नहीं आया यूलिसिस एक ऐसी किताब है जो विश्व के साहित्य की अद्वितीय कृति मानी जाती है। समझ नहीं पाया। काका जी ने, मेरे बड़े ब्रदर ने, तलत भाई आप ताज्जुब करेंगे, वो मैदान जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्रॉस करते करते कहने लगे मैं ऐसे आसानी से समझा नहीं पाऊंगा, मैं तो तुम्हें सूत्र दे सकता हूँ, बीज दे सकता हूँ जिसको कल्टीवेट करके तुम समझ सकते हो। और उन्होंने 2 ऐसे सवाल मुझसे किए। कहने लगे मैं एक लफ्ज़ तुम्हारे सामने बोलूँगा, उस लफ्ज़ को सुन के तुम्हारे दिमाग में जो इमेजरी आए, जो एलिगरीज आए, जो परसेप्शन आए, वो मुझसे बोलते चले जाना। और उन्होंने कहा क्रिकेट। क्रिकेट मेरी डायरी में लिखा हुआ, शायद ये बात होगी 16 या 17 फरवरी 1980 की। तो मैंने कहा क्रिकेट, कहने बोलना शुरू करो। मैंने कहा सुनील गावस्कर, कपिल देव नया नया आया था, विश्वनाथ गुंडप्पा, बहुत सारे लोगों के नाम बोलता चला गया। फिर 1 सेकंड का पॉज लिया और काका जी ने कहा वो याद नहीं आया? हाँ, मैंने कहा वो भी याद आया। वो याद नहीं आया? हाँ, वो भी याद आया। कहने लगे बस यूलिसिस को समझने का सूत्र यही है कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तुम्हें खुद मालूम नहीं होगा कि तुम क्या क्या सोच रहे हो। एक वर्ड की इमेजरी तुम्हारे मस्तिष्क में कितनी चीजों को बता जाती है। ये बहुत जेम्स जॉयस का ये नॉवल है। तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, और जो आपसे सीखा है, जो बीज लिया है, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि उस बीज को मैंने कल्टीवेट किया, उसका विशाल वटवृक्ष बनाया, और आज अति विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि लाखों युवक युवतियाँ आज मेरे विचार, आज मेरी भाषा, आज मेरे जो तख़य्युल है उनको सुन के मुझे शुक्राना अदा करते कि आपकी वजह से हमें ये इस चीज़ को इस तरह समझने का मौका मिला। मैं सिर्फ एंकर नहीं हूँ, एंकर से मेरा कुछ वास्ता नहीं है। अच्छे लोगों को सुना है। गायक हमारे ना बाप थे, ना आप है, ना मैं हूँ। संगीत से हमारा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाप को भी संगीत मालूम नहीं था। लेकिन जब आप अनूप भाई, तलत भाई जैसे लोगों को, मेहंदी साहब जैसे लोगों को आप सुनते हैं, बड़े गुलाम अली खान को सुनते हैं, सलामत नज़ाकत अली को सुनते हैं, तो आप अच्छे सिंगर नहीं बनते। अच्छे सिंगर बहुत हैं, लेकिन आपके कान सुरीले हो जाते हैं। कान सुरीले होने के बाद आपको पता चलता है कि बड़े से बड़ा तुर्रम खां अगर आपके सामने गाएगा तो कौन अच्छा गाता है और कौन अच्छा नहीं गाता, ये जानने का सलीका और शऊर आ जाता है आपमें, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, क्या सौंदर्य बोध है, किस चीज़ को कहें कि ये लायक नहीं है, किस चीज़ को कहें कि वो
ठीक ठाक है। एक छोटी सी कहानी आज मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि मेरे चैनल के बॉसेस ने कहा कि अगर ये कहानी कोई और नरेट करता तो वो कहानी वल्गर हो जाती। तलत भाई कहानी ऐसी थी, आप सब जानते हैं मेरे रेडियो शो, कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस हिंदुस्तान का कौन से नंबर का रेडियो शो है, वो छोड़िए आप, सब पूरे जहान को मालूम है। उसका टीजर ये है कि एक हीरोइन जो अपने क्रोधित प्रेमी को मनाने के लिए घर से भागी। एक हीरोइन, फिल्म की हीरोइन, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने उस हीरोइन का नाम नहीं सुना। एक हीरोइन अपने प्रेमी को मनाने के लिए बेडरूम से निकलकर, घर से निकलकर भागी और सड़क पे आके उसे पता चला कि वो स्टार नेकेड है। ये था टीजर। अब अगर मैं इसी कहानी को यूं कहूं कि एक हीरोइन अपने आशिक को, अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए घर से बाहर निकली और सड़क पे आके पता चला कि वो नंगी है, ये वल्गर हो जाएगा। आप समझे, कानों को करख्त होता है। नहीं, जब पता चला कि वो सड़क पे पहुंच गई है और आभास हुआ कि वो वस्त्रहीन है, निर्वस्त्र है। अब इस भाषा का इस्तेमाल करके वल्गैरिटी, श्लील और अश्लील में थोड़ा सा ही फर्क है। ये पूरी कहानी है, सच्ची कहानी है, आप जानते हैं। उसका नाम था, और उसमें कहानी ऐसी है, आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे, जो आज ही मेरी राइटर जावेद अहमद ने वो कहानी लिखी, मैंने आज रिकॉर्ड किया उस कहानी को, कि उसने लिखा है कि लास्ट मोमेंट, फिजिकल कॉपुलेशन के लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ, महेश भट्ट के साथ उसका झगड़ा हो गया और वो भागा वहां से, दोनों के बीच में वो भागी, परवीन भाभी इसके पीछे, और वहां पहुंच के, सड़क पे पहुंच के लगा शी वाज स्टार्क नेकेड। आप चीज को कैसे कहते हैं? शारीरिक समागम के चरमोत्कर्ष में अगर आपने इस भाषा का इस्तेमाल किया, कोई आपको दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कि आप वल्गर हैं। हर चीज का परसेप्शन होता है। तो हमारी बहन ने इस फिल्म को जो बनाया है, इसमें बहुत सारी ऐसी जगह चीजें हैं जो ब्लंट होके कही गई हैं, लेकिन सौंदर्य बोध तो वही होता है, ब्लंट होके भी कहा जाए। सुजीत सरकार ने कितनी कैसी स्पर्म की बात को एक कल्ट फिल्म बना के सामने पेश किया है। पूरी फिल्म विक्की डोनर कहीं वल्गर नहीं लगती है। डायरेक्शन उसे ही कहते हैं, कलाकारी उसे ही कहते हैं। तो मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध है मेरा कि अगर आपको हमारी फिल्म अच्छी लगे तो हमें सहयोग दीजिए, और एक भाई के नाते भी मेरे को तो जो करना था मैं अपना मैंने पूरा किया है। ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, वैसे प्रोड्यूसर तो ये भी हैं, अभी शो लेके आए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेरे तो सभी प्रोड्यूसर, हमारे ऑफिस में क्या होता है, अनूप भाई का फोन आ गया, तलत भाई का फोन आया, अन्नदाता का फोन आया, प्रोड्यूसर नोट लेके आते हैं, ये तो खैर डॉलर लेके आते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है भैया, हम तो भैया सीधे सिंपल सी बात है, हम तो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए अपना देश नहीं बेचेंगे, आपका गला नहीं काटेंगे, किसी का मर्डर नहीं करेंगे, रेप नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करते, लेकिन हमारा भगवान तो पैसा ही है। और जब तक हमारी फिल्म 125 करोड़ रुपए करती रहेगी, हमारे भगवान को आप सब मानते रहेंगे। इतना ही विनम्र निवेदन है। बहुत प्रेम और शांति के साथ सुना। आप सब सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या अहमदाबाद रहें, यही प्रार्थना। हमारी फिल्म को भरपूर सहयोग दीजिए। आपने सवाल यार इतने पुराने मेरे दोस्त को, आपको शक्ल देख के नहीं लग रहा भाई ऐसा नहीं। 2-3 शक्ल अच्छी थी वहाँ पर, ऐसी बात नहीं, 2-3 अच्छी शक्लें थी, विनय जी भी थे, ओम जी भी थे। मैंने अपना सेंटर में देखा ओम जी को, मैं कहीं प्लेइंग दैट आई नो। नहीं, वो ओम जी सूत्रधार है, वो इतर की दुकान में है कुछ, अपना इतर का कुछ काम कर रहे हैं। छन्नू, हाँ, सुहाग रात इतर वाले। ओके, दिस फिल्म इज रिटन बाय यू, जी हैं, जी। एक सवाल सीमा जी और प्रोड्यूसर अनूप जलोटा के लिए। आपने एक फिल्म अच्छी बनाई, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यू आर कमिंग आउट ऑन द सेम डेट व्हेन शाहरुख खान जब हैरी मेट सेजल आ रही है, और उसके बाद एक और कबाड़ी टॉयलेट वाला फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा आ रही है, तो आपने कैसे चूज किया इस डेट को? एक और फिल्म आई गुड़गांव। अनुप जी बोले, आप डेट की बात कर रहे हैं या ये सब्जेक्ट की बात? डेट अच्छा, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अच्छा,
आपको अगर अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंस होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्में तो आती ही रहेंगी, तो इस वजह से हमने बिना किसी डर के ये निर्णय लिया है। बाकी ओम जी और अनूप जी बहुत अच्छी तरह समझा सकेंगे मार्केटिंग का सारा। ये बात सही है कि एक फिल्म अक्षय कुमार की आ रही है जो टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो हमारे एक हफ्ते बाद आ रही है। तो अगर मुश्किल होगी तो उसको होगी, हमको तो नहीं होने वाली। हम तो पहले आ रहे हैं और हम जो कथा लेके आ रहे हैं वो बहुत ही कॉमेडी से भरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास ऐसे सुलझे हुए सब कलाकार हैं और साथ में ओमपुरी जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसका रिजल्ट देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी बहुत विश्वास के साथ आ रहे हैं। अभी ये जो सवाल पूछा है, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत ही अच्छे राइटर्स हैं और जर्नलिज्म के उस क्लास को बिलोंग करते हैं जब जर्नलिज्म लगता था। ज्योति वेंकटेश, और बिल्कुल हाँ, ये ऐसे बहुत पुराने हैं, 35 साल से तो मैं जानता हूँ आपको। ज्योति भाई, हम सब अपने अपने हिस्से का फॉर्च्यून या मिसफॉर्च्यून लेके आते हैं। हमारी फिल्म छोटी सी फिल्म है, हम लोग तो बहुत छोटे से लोग हैं। अगर ऊंच नीच हो गई तो भी ठीक है, झेल जाएंगे, लेकिन ये बड़ी बड़ी फिल्मों वाले हैं ना, अगर इनकी ऊंच नीच हो गई ना तो इनका जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा, पूरी तरह से, समझे आप। और सफलता की गारंटी ये जो 500-500 करोड़ वाले हैं, अगर इनमें से कोई माई का बाप लेके दिखा दे कि मेरी सक्सेस की गारंटी ये है, सक्सेस का फॉर्मूला ये है, तो हमारी कंट्री का हर आदमी टॉम क्रूज और शाहरुख खान बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। और एज ए प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर हर एक को हक है सपने देखने का। सपने देखने से आप रोक नहीं सकते हमारे, ना प्रोड्यूसर को, ना हमारी डायरेक्टर को, ना हमारे एक्टर्स को, कि हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाए। अगर किसी से डर के जीने लगे तो फिर क्या होगा? पता नहीं कितने शाहरुख खान आएंगे और सलमान खान आएंगे चले जाएंगे, वो भी वैसे ही जाएंगे जैसे हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सच धज के जाएंगे, इतना गारंटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रजेंद्र कला से एक सवाल है, आप अपने रोल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल लग रहा है ट्रेलर देखने के बाद। मेरा किरदार जो है इसमें, ये एक अरोड़ा फैमिली को बिलोंग करता है, अनु भाई कवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये दो परिवार हैं जिनमें एक टसल चल रही है, जो कि इनके परिवार से विवाह का एक आता है ऑफर। इस तरह की कहानी, और थोड़ा कॉमेडी भी है लेकिन सटायरिकल है थोड़ा सा। ये जो है, इनका जो कैरेक्टर है वो एक तो स्त्री से दूर रहने वाला कैरेक्टर है, जो एनर्जी बचाता है, स्त्री से दूर रहता है। दूसरा, कबाड़ियों से उसको सख्त नफरत है, क्योंकि बैक स्टोरी जो है इस कैरेक्टर की, अरोड़ा, उनकी बहन एक कबाड़ी के साथ भाग गई थी, तो वो जख्म जो है वो दिल में लेके बैठे हुए हैं ये, और कबाड़ियों से नफरत करते। और दुर्भाग्यवश इनकी जो बेटी है, जो हमारी कशिश वोरा कर रही हैं, इसमें जो लीड कर रही हैं, वो उसको प्यार हो जाता है कल्लू कबाड़ी के बेटे से, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं कि हम कबाड़ी हैं। तो ये सब इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें चलता है, और किस तरह से वो एकदम से रिवील होता है कि ये कबाड़ी फैमिली है। ये कैरेक्टर है। क्लास का जो एक कॉम्प्लेक्स है, जो आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रोड्यूसर से माइक लो। ये जो क्लास कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ये है
कि आपकी क्लास कुछ और होती है लेकिन आप ऊंची क्लास का बनने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बुर्जुआजी का अगेंस्ट कॉन्सेप्ट है, आप समझे ना। तो इसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो आप प्रोड्यूसर से पूछिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ में 5 स्टार जाके 15 पैसे खर्च नहीं करेंगे लेकिन प्रोड्यूसर के खर्चे के ऊपर 15,000 का बिल ला देंगे। ये कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान रखिएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता है, इतने किस्से आपको तो मालूम, सबकी जन्मपत्री मेरे पास है, सारे लोग हमाम के अंदर लंगे हैं बहुत अच्छी तरह से मेरे सामने। तो ये कॉम्प्लेक्स है, आपकी क्लास कुछ और होती है और आप प्रोजेक्ट कुछ और करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है कि मेरी जो क्लास है वो किसी तरह से मैच कर जाए बुर्जुआ क्लास के साथ, ऊंचे लोगों की क्लास के साथ, यही कॉम्प्लेक्स इस फिल्म में है जो कॉमेडी की तरह माध्यम से बात किया गया है। अनुज जी, एक और सवाल ओम जी के बारे में। इस फिल्म में ओम जी का डबिंग हो गया था या किसी और से डबिंग करवाया? नहीं, उनका ही वॉइस है। और सूत्रधार बन के वॉइस, हाँ, जहाँ जहाँ उनकी आवाज है उनकी आवाज, सिंक साउंड है, हाँ, टोटल सिंक साउंड है। लेकिन बीच में सूत्रधार की हमने एक अलग आवाज रखी है और वो सतीश कौशिक ने की, वो अलग है, वो किसी के फेस पे नहीं है। लेकिन ओमपुरी जी के ऊपर आप जो भी सुन रहे हैं वो उनकी अपनी आवाज है। अच्छा सीमा जी, सिंक साउंड में शूट करना कितना मुश्किल था फॉर यू एज अ डायरेक्टर? नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि सिंक साउंड में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये अच्छा रहा, वरना पुरी साहब की डबिंग करवानी पड़ती तो वो मुश्किल हो जाता। और बाकी हमारे जो साउंड इंजीनियर हैं उन्होंने, जैसे झालावाड़ में मैंने 3 दिन की शूटिंग की है, तब हम सिंक साउंड का भी सिस्टम लेके नहीं गए थे, हमने कहा था आके ये डब करवा देंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, पुरी साहब की ही वॉइस चाहिए मुझे, संजय चतुर्वेदी। बहुत अच्छा, बहुत। तो मैंने कहा कैसे भी करके संजय उन्हीं की आवाज़ रखनी है और उसने कहा मैं जितना हो सकेगा क्लीन करूँगा और पुरी साहब की ही आवाज़ रखी गई है। और आप ताज्जुब की बात ये है कि ये और ताज्जुब की बात यह है कि ये फिल्म यूरोप में या पाश्चात्य कंट्रीज में शूट नहीं हुई है जहाँ कंट्रोल होता है सब कुछ। अगर आप ऑडियंस से रिक्वेस्ट करें तो चुप भी हो जाती है, ये शालीनता है। ये यूपी बिहार में शूट हुई है, उसके बावजूद ऑडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसका मतलब ये जो साउंड इंजीनियर थे अच्छा कलाकार हो गए। और फिल्मकार भी उठा रहे हैं, तरह तरह की फिल्में इस विषय पे आ रही हैं, तो क्या अब लगता है आपको कि समय आ गया है कि टॉयलेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, तत्काल वाला सिस्टम जो है, अगर किसी को जल्दी आती है? जी अनुज जी। मुझे लगता है इसमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाते हैं जिसका जाना हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट इस बीच लोगों को मिला है बनाने के लिए। ये फिल्म तो बहुत पहले लिखी गई थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले ये फिल्म लिख दी गई थी, काफ़ी पहले उसके। तो उनसे इंस्पायर होकर ये फिल्म बिल्कुल नहीं लिखी गई है, लेकिन टॉयलेट एक प्रेम कथा मोदी जी की बातों से इंस्पायर होकर लिखी गई है। तो इस फिल्म में जो बात है वो पुरानी बात है और देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस वक्त ही सोच के सीमा जी ने इस पे काम किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि उसको अंजाम ऐसे मौके पे मिला है, ऐसे समय पे मिला है जब इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इसकी ज़रूरत है। मेरा दूसरा सवाल कशिश से है। कशिश, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप पर्दे पर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सामने भी लग रही है यार, पर बोलने में कशिश जी जी, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे और इन कबाड़ियों के साथ काम करके आपको कैसा फील लग रहा है, कितना प्राउड फील हो रहा है? जी कशिश। मेरे लिए मेरी फर्स्ट फिल्म और इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करके आई थिंक आई एम फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑन क्लाउड 9, क्योंकि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला इन सबसे। तो आई थिंक मेरे लिए इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। और अपने बारे में कुछ बताएं, कैसा कितना चैलेंज था इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करना और क्या कुछ सीखा आपने कशिश इन सब से? चैलेंज भी था और नर्वसनेस भी थी, क्योंकि सारे एक्टर्स इतने बड़े हैं और
मुझे इतना कुछ सीखने को मिला हर बार, इतनी हेल्प मिली हर चीज़ में कि आपको इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। अगर आप गलती भी करोगे तो आपको सपोर्ट करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आई थिंक उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। कशिश कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? बेसिकली मैं लखनऊ, मेरा नेटिव प्लेस लखनऊ है, बट आई एम ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो मेरे पास दोनों का। लखनऊ से बॉलीवुड तक कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा सफर रहा है। अभी शुरुआत करी, अभी तो सफर शुरू हुआ है तो देखते हैं आगे आगे, आई थिंक काफी अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। वैसे यार मेरे जानने वाले सर माइक लो सर आप। मेरे जानने वाले ने क्लेम किया है कि जो ये आ रही, आपको मालूम पिक्चर तो देखता ज्योति चैतन्य कहाँ गए? वेयर इज चैतन्य? हाँ अब कहाँ मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे जानने वाले ने प्रेम किया है कि अक्षय की फिल्म में ये टॉयलेट एक प्रेम का था। वो जो जिसने हमारे साथ हम काम जिसके साथ करते हैं, मैंने तो एक ही हीरो के साथ काम किया, तो मेरे जानने वाले ने क्लेम किया है कि उसने ये कहानी सुनाई थी उनके प्रोडक्शन हाउस को जो मार गया। चोरी करने की आदत तो हिंदुस्तानियों की बचपन से रही है, तो ये उसका क्लेम है कि उसने कहानी प्रोड्यूसर उस प्रोडक्शन हाउस को सुनाई थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा जिसके ऊपर ये आपके सामने बन रही है, ये चोरी का माल है। लगने के लिए शौचालय, ये तीन चीज हमेशा सब जरूरी बोलते थे, लेकिन चौथी चीज उतनी जरूरी है। तो ये इसको एकदम जो एक बहुत नेसेसिटी है उसको बड़े कॉमिक वे में और बड़े अच्छे ढंग से सीमा जी ने इसको दर्शाया है। नहीं एक्चुअली ये टॉयलेट पे ही नहीं है, मैं ये बता दूं, ये एक हाँ ये एक टॉयलेट पे नहीं है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे बड़ी बात, जब मैंने ये लिखा था जैसे अभी बताया आपको, तो मेरे जहन में ये आया था कि किसी हीरो का अगर प्रोफेशन ये हो कि उसके टॉयलेट्स चलते हैं, हाँ, और एक कबाड़ी, अगर जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि जब कोई आईएएस बन जाता है कोई जिस वर्ग का, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है कि ये नहीं कहता है कि मैं उस फला वर्ग से आया हूँ, वो सबसे पहले उनसे कट जाता है। ये हमारे समाज की ये त्रासदी है। सबसे बुरी बात यह है कि आप जहाँ से आए हैं, हमारे कई नेता हैं जो जिस वर्ग से आए हैं उसको वो बताते भी नहीं है कि हम अपने रूट्स भूल जाते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। उस वर्ग की उसके 30% या जितने परसेंटेज उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन वो अपने आप को उन लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहते। नाम बोलने की जरूरत नहीं है, जो जिस वर्ग की मैं बात कर रही हूँ, है ना। आज तक के ऊपर तो सबसे पहले मेरे जहन में यही बात आई थी स्क्रिप्ट लिखते हुए कि जब आप एक जगह से आए हैं और आप बड़े बन जाते हैं, आप सबसे पहले अपने समाज से क्यों कट जाते हैं? वो ही जो कॉन्फ्लिक्ट है। और समाज से कट के आप जिन लोगों में उठने बैठना चाहते हैं, वो आपको अपने बराबर समझ नहीं रहे। आपकी भाषा, आपकी क्लास, आपकी खान पान, आपका रहन सहन, वो बहुत समय लगता है। क्लासिकल म्यूजिक के लिए कान बनाने के लिए, कान वो करने के लिए रियाज की उसको सुनने की ज़रूरत होती है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो परिवार है, ये इसकी कहानी है। टॉयलेट उसमें एक इत्तेफाकन उसका जो कल्लू कबाड़ी का जो बेटा है, उसका प्रोफेशन है। अभी वो पढ़ा नहीं है, तो उसने कहा मैं ठेके पे टॉयलेट चलाता हूँ, 150 टॉयलेट चला रहा है। तो ये हमने किसी तरह के कोई वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, ये एक लव स्टोरी है, एक उस क्लास की लव स्टोरी है। इसको भी आज तक का आप लाल किले पे मुशायरा करके आया हूँ। अगर समय हो और मूड हो तो जरूर सुनिएगा। ओपन होके बोला है मैंने, और वहाँ पे देश के नेता बैठे हुए थे, ओपन होके बोला है मैंने सब कुछ वहाँ पर, बगैर किसी को हर्ट किए हुए सत्य की बात बोली है। और यही हमारी कॉन्फ्लिक्ट है। आज भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ओरिजिनल काम बहुत कम होता है। मौलिक चिंतन जो है बहुत कम है इस कंट्री के अंदर। उधारी की रोटी खाते खाते हमको लगा है कि कार्बन कॉपी ही हमारा चरित्र है। इस चरित्र को, इस सोच को बदलना होगा हमें, तभी देश और राष्ट्र उन्नत हो पाएगा। हो गया ना? हाँ सर, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।